मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जीजे शाह आज कक्षा 10 का पाठ 3 विज्ञान में धातु एवं अधातु की चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों प्राथमिक कक्षा में भी आपने धातु और अधातु के बारे में पढ़ा है, तो सर्वप्रथम धातुओं के सामान्य गुणधर्म देखें तो धातुओं की सतह चमकदार होती है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। इनमें आघातवर्ध्यता और तन्यता का गुण होता है। आघातवर्ध्यता का अर्थ होता है कि जिस धातु को पीटकर उसके चदरें बना सकें तो वह आघातवर्ध्यता का गुण कहलाता है। और तन्यता अर्थात जिस धातु को खींचकर तार बना सकें तो वह तन्यता का गुण होता है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सुवाहक होते हैं। ध्वनिक अर्थात सोनोरस का गुण होता है, यानी कि धातुओं को आपस में टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम ध्वनिक या सोनोरस का गुण कहते हैं। इसके गलनांक उच्च होते हैं। गलनांक शब्द की परिभाषा हम संक्षेप में समझें तो जिस निश्चित तापमान पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था धारण करे तो वह तापमान उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। तो आप देखेंगे कि धातुओं के गलनांक यानी उन्हें द्रवित अवस्था में बदलना बहुत कठिन होता है। बहुत ही ऊंचे तापमान पर वे द्रव अवस्था में बदलती हैं। तो ये धातुओं के सामान्य गुणधर्म हुए। इसके आगे अधातुओं के सामान्य गुणधर्म। अधातुओं के सामान्य गुणधर्म हम देखें तो ये अधातुएं ठोस या द्रव स्वरूप में पाई जाती हैं। ये ऊष्मा और विद्युत की अवाहक या दूसरे शब्दों में कहें तो कुचालक होती है। इनमें आघातवर्ध्यता और तन्यता का अभाव होता है, अर्थात इन्हें पीटकर चदरों में या खींचकर तार में रूपांतरित नहीं कर सकते। इनके गलन बिंदु और क्वथनांक निम्न होते हैं। गलन बिंदु तो अभी हमने समझा। क्वथनांक यानी जिस निश्चित तापमान पर कोई पदार्थ वायु स्वरूप धारण करे तो उस तापमान को उसका क्वथनांक कहते हैं। इसके आगे देखें तो धातु तत्वों के गुण में कुछ अपवाद हैं जिसे हम समझने का प्रयत्न करें। हमने अभी देखा कि धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, कठोर होती है, परंतु एक पारा धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। गैलियम और सीजियम के गलन बिंदु कम होते हैं। इनको हथेली में रखें तो भी ये पिघलने लगती हैं। इसके अलावा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसी क्षारीय धातुएं इतनी नरम होती हैं
कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, इतनी मुलायम होती है। हमने देखा था कि धातुएं कठोर होती है, परंतु ये क्षारीय धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम चाकू से भी काटी जा सके इतनी मुलायम होती है। अब धातु के अपवादों के बाद अधातु तत्व के अपवाद देखें तो ब्रोमीन द्रव स्वरूप में पाया जाता है। वैसे हमने देखा कि अधातु ठोस या गैस स्वरूप में पाया जाता है, पर ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव स्वरूप में पाई जाती है। अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती, परंतु आयोडीन एक अपवाद है जो अधातु होते हुए भी उसकी सतह चमकदार होती है। इसके गलनांक निम्न होते हैं, परंतु हीरा का गलनांक उच्च होता है। सभी अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट जो कार्बन का स्वरूप है वह अधातु विद्युत का सुचालक होती है। अब आगे हम देखें तो कुछ मुद्दे मैंने बनाए हैं जिन्हें याद रखने पर हमें एमसीक्यूज़ वगैरह में या संक्षिप्त उत्तर में मदद मिलेगी। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था वाली धातु कौन सी है? तो हम लिखेंगे पारा या मर्क्यूरी, अंग्रेजी शब्द है मर्क्यूरी। चाकू से काटी जा सके ऐसी धातुएं हमने अभी ऊपर देखी, सोडियम और पोटेशियम। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातुएं Ag अर्थात सिल्वर मतलब कि चांदी और Cu मतलब तांबा या कॉपर, ये ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक हैं। ऊष्मा की कुचालक धातुओं का नाम बताएं तो Pb यानी लेड और Hg मतलब पारा, मर्क्यूरी। तो ये मुद्दे याद रखने पर हमें एमसीक्यूज़ प्रश्नों में या संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर हल करने में मदद मिलेगी। धातु का अब हवा में दहन देखें। प्रश्नोत्तरी के रूप में कुछ मुद्दों के रूप में इसे हम पढ़ेंगे। किस धातु का वायु में दहन आसानी से होता है? तो वह धातु बच्चों Mg यानी कि मैग्नीशियम। Mg उसका संकेत है, प्रतीक है, और Mg यानी मैग्नीशियम धातु वायु में आसानी से उसका दहन होता है। सोडियम धातु, Na मतलब सोडियम। सोडियम धातु के दहन के दौरान ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो हवा में सोडियम धातु को जलाया जाए वायु में तो पीली ज्योत से जलती है। मैग्नीशियम सफ़ेद ज्योत देती है। Cu माने तांबा, कॉपर, ये हरी नीली ज्योत से जलती है। एल्यूमिनियम सफ़ेद ज्वाला देती है वायु के साथ दहन करने पर। फिर दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है? तो दहन के बाद धातु की सतह चमकीली सफ़ेद प्रतीत होती है, याद रखिएगा। फिर आगे देखें, धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में उन्हें जमाना है। तो धातुओं की ऑक्सीजन यानी वायु में ऑक्सीजन रहा होता है, आप सभी को मालूम है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर तो सबसे अधिक क्रियाशील सोडियम धातु है ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद उससे कम क्रियाशीलता ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की है, फिर एल्यूमिनियम की है, फिर Zn मतलब कि जिंक की है, Fe मतलब आयरन की है, Pb मतलब
लेड यानी सीसा की है और Cu मतलब तांबा यानी कि कॉपर की है। तो आप समझ गए होंगे कि कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता सबसे कम है, जबकि सोडियम की सबसे अधिक है। अब अगला एक प्रश्न बनाया है कि उपरोक्त में से कौन सी धातु गर्म करने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो पानी में घुलनशील हैं। तो मैग्नीशियम और सोडियम धातु को गर्म करने के बाद उसके जो उत्पाद मिलते हैं वे पानी में घुलनशील हैं। आगे देखें तो अब ऑक्सीजन की क्रिया के बाद हमें 3 प्रकार के ऑक्साइड मिलते हैं। उन ऑक्साइडों की चर्चा करें तो अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड। सबसे पहले हम अम्लीय ऑक्साइड की चर्चा करें तो जो ऑक्साइड पानी में घुलनशील होकर अम्ल उत्पन्न करे उसे हम अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। यानी ऑक्सीजन की अभिक्रिया के बाद जो यौगिक प्राप्त हो वो पानी में घुलकर अम्ल उत्पन्न करे तो वह अम्लीय ऑक्साइड कहलाता है। और अधिकांश अधातु तत्व के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। एक उदाहरण देखें तो कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 धन H2O अर्थात पानी, दोनों पानी में घुलने पर जो जलीय विलयन तैयार होता है H2CO3, ये अम्लीय ऑक्साइड बनता है। इस तरह अम्लीय ऑक्साइड के बाद हम देखें क्षारीय ऑक्साइड। तो जो ऑक्साइड पानी में घुलकर या विलय होकर क्षार उत्पन्न करे यानी कि बेस उत्पन्न करे उसे धातु तत्व के क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। और ये अधिकांश धातुएं क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। एक उदाहरण देखें तो सोडियम ऑक्साइड जो कि सोडियम धातु का ऑक्साइड है वो पानी में घुलकर और हमें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षारीय ऑक्साइड यानी कि बेसिक ऑक्साइड देता है। तो इस तरह हमने अम्लीय ऑक्साइड देखा, क्षारीय ऑक्साइड देखा और अब उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में चर्चा करें। तो उभयधर्मी ऑक्साइड धातु के जो ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रक्रिया करके लवण और पानी उत्पन्न करे और उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। उदाहरण के रूप में एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसका अणुसूत्र है Al2O3, ZnO जिसको हम कहेंगे जिंक ऑक्साइड और धातु ऑक्साइड के बारे में अब आगे देखें। तो धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, परंतु सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं Na2O धन H2O, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। इसी तरह पोटेशियम ऑक्साइड धन पानी, तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH प्राप्त होता है। इसके बाद धातुओं की ऑक्सीजन के साथ धातुओं का वायु में ऑक्साइड बनने की अभिक्रियाएं देखी, धातुओं के ऑक्साइड के प्रकार देखे। अब धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया पोटेशियम तथा सोडियम इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि हवा में खुली रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं।
फिर से एक बार, पोटेशियम तथा सोडियम इतनी तेज़ी से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है कि हवा में इसे खुला रखा जाए तो आग पकड़ लेती है। इसलिए इसे केरोसिन में डुबा के रखते हैं कि जिससे ये ऑक्सीजन के संपर्क में या हवा के संपर्क में न आए और जल न उठे। कभी कभी परीक्षा में ये वैज्ञानिक कारण भी पूछा जाता है कि पोटेशियम और सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं या रखते हैं, वैज्ञानिक कारण दो। तो हम लिखेंगे कि पोटेशियम तथा सोडियम इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती है कि हवा में खुली रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। आगे हम देखें तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड जैसी धातुएं सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से प्रक्रिया करने पर उनकी सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जो धातु के पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखते हैं धातु को। तो आपने घर में जो गर्म पानी करने की एल्यूमिनियम की पतीली देखी होगी कि उस पर अंदर की तरफ एल्यूमिनियम की धातु की परत, उस पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है और एल्यूमिनियम धातु का ऑक्सीकरण नहीं होने देती। Fe मतलब आयरन सामान्य ताप पर हवा में नहीं जलता, परंतु बर्नर की ज्वाला में लोहे का चूर्ण डाला जाए तो तेज़ी से जल उठता है। फिर कॉपर को गर्म करने से धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। इसी तरह अब देखें आगे कि Ag अर्थात चांदी, सोना, चांदी और सोना, सोने का प्रतीक है Au, उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते। तो ये हमने धातुओं की, अलग अलग धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की चर्चा की। इसके बाद अगला मुद्दा है हमारा धातुओं की पानी से अभिक्रिया। कौन सी धातुएं ठंडे पानी से यानी ठंडे जल से अभिक्रिया करती है? तो याद रखिएगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की ठंडे जल से अभिक्रियाशीलता का आरोही क्रम लिखना है तो कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। कौन सी धातु जल में आग उत्पन्न करती है? तो याद रखिए, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम यानी Na और पोटेशियम यानी K। कौन सी धातु जल पर तैरती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब ऐसी धातु जो ठंडे जल से नहीं परंतु गर्म जल से अभिक्रिया करती है तो याद रखिए Mg यानी मैग्नीशियम धातु। ऐसी धातुएं जो ठंडे या गर्म जल से नहीं परंतु भाप से अभिक्रिया करती है तो याद रखिए एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। एल्यूमिनियम अर्थात Al, आयरन मतलब Fe और जिंक मतलब Zn। ऐसी धातुएं जो भाप से अभिक्रिया नहीं करती है, पानी की भाप से, जल की भाप से जो अभिक्रिया न करने वाली धातुएं हैं, उनमें लेड यानी Pb, कॉपर यानी Cu, सिल्वर माने Ag और गोल्ड मतलब Au, इन धातुओं का समावेश होता है। अब आगे देखें, तो जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन, ये
अवरोही क्रम है जल के साथ की अभिक्रियाशीलता के आधार पर। इसके बाद अगला मुद्दा हमें देखना है धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातु और तनु अम्ल की अभिक्रिया होने पर लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसमें हम प्रश्न के रूप में देखें तो कौन सी धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, तो वह है मैग्नीशियम। तनु HCl के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया नहीं करती है, तो याद रखिए कॉपर यानी कि तांबा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर ये तनु HCl के साथ अभिक्रिया का अवरोही क्रम है, अर्थात सबसे अधिक जल्दी से अभिक्रिया करने वाली मैग्नीशियम धातु और तनु HCl के साथ प्रक्रिया नहीं करने वाली कॉपर धातु सबसे कम होती है। अब आगे देखें तो एक्वा रिजिया एक शब्द आता है किताब में धातु व धातु के पाठ में, जिसे हम रॉयल जल भी कहते हैं। इसकी परिभाषा समझें तो 3:1 में सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र बच्चों है HNO3 का ताज़ा मिश्रण जो होता है, जो गोल्ड यानी कि सोना और प्लेटिनम को भी गला सकता है, उस विलयन को एक्वा रिजिया कहते हैं। तो अब आप समझ गए कि एक्वा रिजिया यानी कि 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 का ताज़ा मिश्रण बनाएं तो वो गोल्ड और प्लेटिनम को भी गला सकता है। अब आगे मैंने कुछ रासायनिक समीकरण लिखे हैं, उन्हें हम समझने का प्रयत्न करें कि मैग्नीशियम धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, बच्चों मैंने कोष्टक में AQ लिखा है मतलब जलीय विलयन और S मतलब ठोस, आप जानते ही हैं, और इनके बीच प्रक्रिया होने पर मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 धन हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम की प्रक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होने पर एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रक्रिया होने पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। आयरन की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। मैग्नीशियम धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रक्रिया करने पर मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। एल्यूमिनियम की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रक्रिया होने पर एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जिंक धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रक्रिया करने पर जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसी तरह आगे हम देखें तो मैग्नीशियम की तनु HNO3 मतलब आप जानते हैं, अभी ऊपर हमने चर्चा की, नाइट्रिक एसिड के साथ प्रक्रिया करने पर मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। मैंगनीज Mn मतलब मैंगनीज, जिसकी तनु नाइट्रिक अम्ल से प्रक्रिया करने पर मैंगनीज नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी तरह पानी की भाप और आयरन की प्रक्रिया होने पर आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कैल्शियम की पानी के साथ प्रक्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। पोटेशियम की पानी के साथ अभिक्रिया करने पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और साथ ही साथ ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस तरह हमने कई रासायनिक प्रक्रियाएं देखी जिनके समीकरण आपको तैयार करने होंगे। और आगे अब हम देखें
तो विस्थापन प्रक्रिया, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है, उसे हम विस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। समझने का प्रयत्न करें उदाहरण से तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे आयरन और कॉपर दो धातुएं हैं जिसमें Fe यानी कि आयरन अधिक अभिक्रियाशील है, इससे आयरन का विस्थापन होता है कॉपर के द्वारा। कॉपर से Fe अधिक सक्रिय धातु है। अब सक्रियता श्रेणी, ये वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सबसे पहले जैसे जैसे हम बाएं से दाहिनी ओर जाते हैं वैसे आप देखेंगे कि क्रियाशीलता कम होती है और सबसे कम क्रियाशील धातु जो है वो Au यानी सोना और सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। इसके बाद एक प्रश्न है कि आयरन के साथ तनु सल्फ्यूरिक एसिड की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो आयरन धन तनु सल्फ्यूरिक एसिड तो फेरस सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, तो रासायनिक समीकरण के द्वारा समझाएं। तो जिंक धातु धन आयरन सल्फेट जो हरे रंग का होता है वो रंगहीन बन जाता है और आयरन धातु मुक्त होती है, जिंक सल्फेट भी बनता है। अब जिंक या आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, अतः FeSO4 आयरन सल्फेट में मिलाने से Fe का विस्थापन होता है। तो अब आप विस्थापन क्रिया इस उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझ गए कि जिंक जो है वो आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, अतः आयरन का जिंक विस्थापन करता है और इसे हम विस्थापन क्रिया कहते हैं। हरे रंग का जो आयरन सल्फेट का विलयन है वो धीरे धीरे जैसे जैसे आयरन विस्थापित होता है वो रंगहीन बन जाता है। इस तरह हमने विस्थापन प्रक्रिया समझी, सक्रियता श्रेणी समझी। अब आगे देखें। तो अब कुछ यौगिकों का निर्माण हमें समझना है जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण। मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हम समझें तो हमें मालूम होगा कि मैग्नीशियम धातु की इलेक्ट्रॉन संरचना K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और M कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन अष्टक बनाने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन खोता है, किसी को दान में देता है, जिससे मैग्नीशियम धन आयन बनता है और उसकी संयोजकता धन 2 होती है और उसकी अब इलेक्ट्रॉन रचना 2-8 हो गई, अर्थात 2-8 इलेक्ट्रॉन रचना उसके समीप का जो तत्व नियॉन है उसके समकक्ष हो गई और इलेक्ट्रॉन अष्टक का नियम पूर्ण होता है और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए। दूसरी तरफ देखें तो क्लोरीन तत्व है। क्लोरीन तत्व की इलेक्ट्रॉन संरचना 2, 8, 7 है। आप देख रहे हैं कि M कक्षा में इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। वो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से प्राप्त करता है और क्लोरीन ऋण आयन बनता है और उसकी इलेक्ट्रॉन रचना बन जाती है 2, 8, 8। आप देखेंगे M कक्षा में इलेक्ट्रॉन अष्टक जो 7 था वो 8 पूर्ण हो गया। और अब इसका हम बिंदु संरचना देखें तो मैग्नीशियम का 1 आयन 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, इसलिए 2 क्लोरीन
परमाणुओं को एक एक इलेक्ट्रॉन दान में देता है और इससे Mg-2 और Cl- इस तरह MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। आप देखेंगे कि जो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बना, ये मैग्नीशियम और धन आयन और ऋण आयन से जुड़कर बना। इन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। और आयनिक यौगिकों के गुणधर्म देखें तो भौतिक प्रकृति, ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं और दाब लगाने पर टूट जाते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। जल में घुलनशील, केरोसिन पेट्रोल में अघुलनशील यानी अविलेय, जलीय विलयन में विद्युत के चालक हैं। तो इस तरह ये आयनिक यौगिकों के गुणधर्म भी बच्चों याद रखिएगा। अब आगे हम देखें इलेक्ट्रॉन संरचनाएं कुछ हम समझ रहे हैं, जिसके अंदर सोडियम धातु, तो सोडियम धातु का परमाणु क्रमांक 11 है। के कक्षा में हमने अभी देखा था 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और एम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह सोडियम धातु की इलेक्ट्रॉन संरचना समझें तो ये बीच में नाभि है। पहली कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा एल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा एम में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये सोडियम धन आयन बना सकता है। ऑक्सीजन की हम इलेक्ट्रॉन संरचना देखें तो 2, 6 यानी के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, जिसकी ये बिंदु संरचना हमने बताई है। और ये ऑक्साइड ऋण आयन बना सकता है। फिर मैग्नीशियम यानी के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। और इस तरह यहाँ पर ये नाभि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इसकी संयोजकता Mg-2 होती है। अब Na2O का सोडियम ऑक्साइड का निर्माण यहाँ बताया है। Na के 2 आयन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं, जिससे ऑक्सीजन की बाहर की कक्षा में आप देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं और आयनिक यौगिक बनता है Na2O। इसी तरह मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच, ऑक्सीजन के बीच, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच ये आयनिक यौगिक का निर्माण मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को प्रदान करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इस तरह हमने ये आयनिक यौगिकों के निर्माण को समझा। अब अंत में एक प्रश्न है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक क्यों उच्च होते हैं, ये कारण पूछ सकते हैं। तो आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? तो आयनों के बीच प्रबल आंतरिक आयनिक बल होता है और उसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए। इसलिए आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं, क्योंकि उस बल को तोड़ने के लिए, अधिक ऊर्जा देने के लिए अधिक तापमान देना पड़ता है, जिससे उसके गलनांक उच्च होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इस धातु अधातु के पाठ में धातुओं के अधातुओं के गुणधर्म, उनकी रासायनिक क्रियाएं, ये सब समझी। अब अगले वीडियो में हम इसके निष्कर्षण के बारे में, यानी कि आगे क्रमिक जो पाठ आएगा उसको समझते हुए